Hello, Assalamu alaikum, and welcome to DNA, my new show which gives you daily news and analysis. Daily news क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और साउथ एशिया में रोज खबर बदलती है। और एनालिसिस क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आपकी आदत है और जवाब और तज्जिया और तहकीक करना हमारी। With that, let's go to today's top headlines. पीपीपी इसहाक डार बहैसियत केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से वॉक बैक करने लग गया है। जब खबर और फिर पुशबैक आई कि इसहाक डार जैसा इंसान जिसकी जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर क्वेश्चनेबल है, प्लस शरीफ के साथ जो उसके जाती टाइज हैं वो भी क्वेश्चनेबल हैं। एक ऐसा बंदा जो नून लीग का कार्ड कैरिंग मेंबर है और इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगली केयरटेकर सेटअप को जो न्यूट्रल लोगों ने चलानी होती है उसमें कैसे आ सकता है। इस पे पीपीपी ने इस खबर की तरदीद कर दी है, कहा है कि ये फेक न्यूज है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द मिलिट्री? इसका पीडीएम के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं? और अब पीपीपी जो सियासत खेल रहा है, डेफिनेटली खेल रहा है, अब एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम मतलब नून लीग से क्या मांगेगा। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टॉप अमेरिकी जनरल के साथ मीटिंग की है। ये दोनों यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे इस मीटिंग में? क्या ये सिर्फ रोटी शोटी खाने के लिए या फोटो ऑप के लिए जनरल साहब आए हैं? डिस्कशंस क्या हुई हैं? आईएसपीआर आपको क्या नहीं बता रहा? अमेरिकी फौज आपको क्या नहीं बता रही? ये हम आपको बताएंगे। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन बहावलपुर एक स्कैंडल का शिकार हो गई है। यूनिवर्सिटी वाइड एक नेटवर्क बस्ट हुआ है जिसमें सेक्स है, जिसमें ड्रग्स है और जिसमें पोर्नोग्राफी है। क्या एक और कमेटी बनेगी? क्या एक और इन्वेस्टिगेशन होगी? या दर्जनों इवन सैकड़ों जो फीमेल स्टूडेंट्स और स्टाफ जिनको टारगेट किया गया है, या उन्हें इंसाफ मिलेगा? और फाइनली ओपेनहाइमर जो इस समर की ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस फिल्म है जो इधर अरबों डॉलर अमेरिका में बना रही है, और मैंने वीकेंड को ही ये फिल्म देखी। पाकिस्तान और इंडिया में क्यों इस फिल्म के ऊपर पंगे और फड्डे शुरू हो गए हैं? मेरे रिव्यू का इंतजार करें, शो के आखिर में है। Here we go. राइट, अपनी टॉप स्टोरी से शुरू करते हैं। इसहाक डार साहब के बारे में खबर जब चली कि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं तो लोग सरप्राइज नहीं थे। इसहाक डार जो हैं वो रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ साहब के। उनके बेटे का ब्याह हुआ है नवाज शरीफ की बेटी से। ऑब्वियसली ये रिश्तेदारी जो है ये एक नहीं, दो नहीं, 3 बार फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में कन्वर्ट हुई है, शायद 4 बार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसहाक डार की जो कुर्बत है नवाज शरीफ से वो तो एक तरफ, मगर दूसरी तरफ जो तनकीद हुई वो ये हुई कि भाई शरीफ जो खानदान है वो अपने घर से आगे कभी नहीं बात देखता, किसी और को इख्तियार नहीं देता। ये हो कैसे सकता है? एक और चली खबर कि केयर टेकर सेटअप जो एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक यूजुअली कोई बंदा होता है, बंदी आज तक नहीं यूज हुई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में, यूजुअली एक न्यूट्रल बंदा होता है। नीट्रल नहीं होता मगर बनिस्बत काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल होता है, जो रिवायती तौर पे वो लगता है केयर टेकर पीएम। ऑब्वियसली इसहाक डार कहीं से न्यूट्रल नहीं है, रिश्तेदार है नवाज शरीफ का। उसकी बेटी से, नवाज शरीफ की बेटी से इसहाक डार साहब के बेटे का ब्याह हुआ है। मतलब इट्स क्वाइट क्लियर कि शरीफ खानदान के फैमिली मेंबर कैसे बन सकते हैं। मगर अभी तक पीपीपी से तो डिनायल आ गया है, मगर अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई डिनायल नहीं आया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से जो 2 मिनट में चूचू शुरू करती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे कोई डिनायल नहीं आया। खुद फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने तरदीद नहीं की इस बात की, इंटरव्यू दिया किसी को, मेरा ख्याल है डॉन न्यूज के किसी इंसान को दिया, मगर वो उन्होंने तरदीद नहीं की इस बात की। सो जिसे कहते हैं ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, जो वे कॉन्फर्मेशन है। और फिर पीएमएल नून का सोशल मीडिया जो इट्स वेरी क्विक, जो एकदम चीजों को क्लैरिफाई करता है, वो भी चुप है। अब इस सब में ऑब्वियसली जो एक तनकीद आई है वो यही है, जो पुरानी तनकीद है शरीफों के बारे में, कि ये अपने फैमिली से आगे देखते ही नहीं है। मगर एक और जो लार्जर सेटअप है वो ये है कि डिस्ट्रस्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अगर इलेक्शन लंबे हो गए तो नवाज शरीफ जिस तरीके से एंगल कर रहा है वो ये है कि अगर इलेक्शन आगे चले गए, डिले हो गए, कुछ भी हो गया, तो ये फिर फोर्स कर सकता है अपना जब बंदा हो इसहाक डार जैसा, तो नवाज शरीफ फोर्स कर सकता है इवन आसिम मुनीर जैसे इंसान को एक्सपोज कर सकता है सिस्टम को। तो इसलिए अपना बंदा जरूरी है। अगर कोई थर्ड पार्टी लग गई तो अपना बंदा उनका
शायद वो काम कर दिखाए जो एक थर्ड पार्टी ना कर दिखाए। तो एक तो जनाब ये इनकी वॉर गेमिंग ऐसी चल रही है। दूसरा जो एक और चीज चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने को जब मोहसिन नकवी मिला पंजाब में जो दिया नून लीगियों ने, तो फिर वो अब जहेज मांग रहे हैं कि भाई हमने आपको मोहसिन नकवी दिया, आप हमें इसहाक डार दें। ये एक्सचेंज चल रहा है। तो एक तो ये ताज़ा खबरें हैं। हमारे दोस्त एजाज सैयद ने भी इस पे रिपोर्ट किया है, उनकी रिपोर्ट जरूर देखिए, कल वो इस पे शो भी कर रहे हैं अपने चैनल टॉक शॉक पे। अच्छा, लेट्स गो टू द ड्रामा टुडे, दैट वाज द शरी रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब शरी रहमान को मैंने मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद उधर पाकिस्तान में लेट था। मगर इनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं कई बार देखी, इनकी बॉडी लैंग्वेज रीड की, और ऑफ कोर्स इनके जो अल्फाज हैं उनको उनको तोला जांचा। शरी का जो मुद्दा है वो इंटरेस्टिंग भी है, कुछ बिलीवेबल है, कुछ अनबिलीवेबल है। बात करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई नेम, अभी तक कोई नाम नहीं फाइनल हुआ, 3 मेंबर कमेटी बैठ गई है। एक अजीब सी बात हुई जब उनकी बॉडी लैंग्वेज इन्हें शायद फेल कर गई शरी की, और इन्होंने कहा कि हमें तो अभी तक नाम भी नहीं दिए गए। ये अजीब सी बात है, क्योंकि सोर्सेस कंफर्म कर रही हैं, मल्टीपल सोर्सेस कंफर्म कर रही हैं कि इनको नाम डेफिनेटली दिए गए हैं, और इन्होंने ये इन्होंने वॉक बैक किया है। क्यों वॉक बैक किया है अभी आपको 2 मिनट में बताता हूं। मगर अब कुछ कोट्स करते हैं शरी के कि कयास पर बात ना करें, इन्होंने शरी रहमान ने कोट किया। और फिर जो मशहूर कार्ड है पीपीपी का जो खेलते हैं कि भाई इलेक्शंस टाइम पे हम कहते हैं हो, ये इनका जो आईनी कार्ड है, जो मंशूरी कार्ड है, वो ये हमेशा खेलते हैं। मशहूर पिपली मशहूर इस कार्ड को खेलने में है कि भाई 60 से 90 दिन में इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये अजीब सी बात है कि पीपीपी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, स्पेशली जब वो पीडीएम का हिस्सा है, और पीडीएम जो कर रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ, पीटीआई की ऑफ कोर्स, और इमरान खान उसके लीडर के साथ। अजीब सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कह रही है, मगर ऑन पेपर एटलीस्ट आज लगा कि पीपीपी जो है वो अपना एक आईनी, जो उसका एक खास उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो दिखा रहा है। मगर दो सवाल बनते हैं। एक तो पीपीपी कितना जरूरी है, पीपीपी का क्या, पीपीपी का यस जरूरी है, क्या पीपीपी को कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलना पड़ेगा कि फिर नवाज शरीफ साहब अपना बंदा लगाएं? नहीं, नॉट एट ऑल। बस क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ नहीं करना, जो जो उनके छोटे भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज, जो फ्रैंकली एक क्लाइंट हैं पीएमएल नून के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक नाम तजवीज करना है और आगे सदर साहब को दे देना है। सदर साहब के सर पे वैसी गन पॉइंट पे आजकल वो अपनी सदारत कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली ये नाम प्रूव कर देना है। वो शायद उधर गेम पड़ सकता है, मगर ओवरऑल मोटा मोटा काम यही है आजकल कि इस वक्त टेक्निकली, लीगली जरदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं राजा रियाज है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने राजा रियाज का अंगूठा लेना है, उसे अंगूठे पे छाप लेनी है, जिसकी भी इसहाक डार की है जिसकी भी, और आगे प्रोसेस करवा देना है सदर के जरिए। ये प्रोसेस होता है केयर टेकर पीएम की नामजदगी का। मगर आसिफ जरदारी जो है वो इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दे सकता है। जो अगर पीपीपी ने फॉर एग्जांपल पुश बैक दिया कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर शायद ये हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग हो और इमरान खान को असलहा मिले, मवाद मिले कि वो फायरिंग और करे और देखे कि देखो ये इनके जो चोर डाकू हैं ये आपस में अपना जो बंटवारा कर रहे हैं, ये इस पे भी इत्तेफाक नहीं कर सकते। मगर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द पीपीपी इज एक्चुअली एंगलिंग फॉर। जरदारी साहब ने चलते 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 ब्रेकें क्यों लगा दी हैं? मेरे ख्याल से आज ये जो बाकी बातें की हैं इन्होंने, शरीफ ने, ये एक तरफ रखें, इनकी जो आखिरी बात थी वो सबसे जरूरी बात थी, और वो बात थी पैसे की। It's always about the money with politicians and especially with the PPP. We know that the PPP loves its money, right? अच्छा, क्यों आज पैसे की बात आ गई? क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का जो पैसा है एक तो बहुत सारा आ रहा है, एक तो आईएमएफ का पैसा आया है, उसके बाद सऊदियों का, अमीरातियों का पैसा आया, मगर रिकंस्ट्रक्शन के तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर भी आने हैं। ये भी फ्यूचर में इस पे भी इनकी नजरें हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन के पैसे की बात अगर करें तो आज इन्होंने अपना मुद्दा क्लियर कर दिया है। अजीब सी बात है कि बात हो रही है केयर टेकर पीएम की, मगर इन्होंने कहा वो तो बात आप अलग पे रखें, पीछे रखें, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे फ्लड रिकंस्ट्रक्शन, हमने औरतों को पैसे देने हैं, हमने जो ये सैलाब जदगान जो हमारे जो भाई बहन हैं, सिंध 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 बार बार, और सैलाब 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 बार बार, और औरत 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 बार बार वाला कार्ड
जब शरी रहमान ने खेला और हमने नंबर्स जो है कैलकुलेट किए, जाके देखा कि कितने पैसे आने हैं फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के, तो ऑलमोस्ट 9-10 बिलियन डॉलर्स आने हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। अब ये पैसे किधर जाएंगे? ऑब्वियसली पीपीपी कह रहा है कि हमें शेयर दो। कौन चला रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा पैसे? अगले आने वाले दिनों में ऑब्वियसली केयर टेकर पीएम और उसका केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। और जब हमें पता है प्रिज्यूमेबली कि अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार होगा, तो प्रोबेबली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की का भी पोर्टफोलियो अपने पास ही रखेगा। दैट मींस वो जो बिलियन, जो अरबों आने हैं, वो भी उनका जो वो जो केक कटेगा, जो आधा पौना इधर उधर जाएगा, आधा पौना पीडीएम के अंदर, आधा पौना पीएमएल नून के पास जाएगा, आधा पौना पीपीपी के पास जाएगा ऑब्वियसली। तो ये डोल आउट मनी इसे कहते हैं। इलेक्शन से पहले खर्चा जो होता है अपनी फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने लोगों में या तो जॉब्स देना, जॉब्स तो है नहीं, या पैसा बटोरना जो इनके पास है नहीं। ऑब्वियसली ये फ्लड का ही पैसा बटोरने के मूड में लग रहे हैं। तो लग रहा है कि दिस इज द कार्ड आसिफ जरदारी वाया शरी रहमान इज गोइंग टू प्ले। क्योंकि आज कोई जरूरत नहीं थी फ्लड्स के पैसे की बात करने की, मगर बात इन्होंने ऐसे वक्त पे इसलिए की। तो ये शेक्सपियर राइटर होते थे मशहूर, उनका एक मशहूर एक कैरेक्टर था, एक यहूदी यूजरर था, पैसे देता था लोगों को, शाइलॉक नाम था उसका। वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेता था लोगों से, हर वक्त नहीं, मगर जो खास लोग जो उसे पसंद नहीं थे उनसे वापस पैसे नहीं लेता था सूद समेत। उनसे कहता था मुझे गोश्त दो, अपनी अपनी बॉडी का अपना हिस्सा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो इस वक्त आसिफ जरदारी निकलवाना चाह रहे हैं, मगर ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ उन्हें कितना वापस दें। तो ये तो हो गया हमारा पीपीपी का केस। मगर नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो मेरे लिए आज, ये पॉलिटिशियंस की तो चलती रहती है, मेरे लिए जो आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि मेरा जो फेवरेट इदारा है पाक फौज, ये उसकी खबर है। जनरल माइकल एरिक कुरेला, commander of US CENTCOM, Central Command, has called on General Syed Asim Munir Shah, Chief of Army Staff. ये ISPR ने ये ऐलानिया निकाला। सेंटकॉम क्या है? सेंटकॉम सेंट्रल कमांड है। अमेरिकी जो फौज है, आपको पता है, वो बैन अल-अक़वामी तौर पे ऑपरेट करती है। पाकिस्तान की तो फौज बेचारी आधी अफगानिस्तान, आधी बलोचिस्तान, आधी ईरान, आधी कश्मीर, आधी पंजाब, आधी सिंध में इधर ऐसी वैसी बैठी है। अमेरिकी फौज पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, इसके अलग अलग थिएटर्स ऑफ कमांड हैं। तो ये इनका एक, ये जो 4 स्टार जनरल हैं, ये इनके एक इंपॉर्टेंट कमांड के कमांडर हैं। अच्छा, कमांड ये क्या है? ये मशरिक वस्ता को देखता है, पाकिस्तान से लेके वो मशरिक वस्ता तक, जो जो इराक, सीरिया, अफगानिस्तान वगैरह, ये जो जिन मुल्कों में पिछले 20-25 साल से जो फड्डे पड़े हैं, ये उन ममालिक को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड में बाद में इंडिया नहीं आता, मगर आज हम आपको इंडिया सपोर्ट नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशली फौज जो आपको नहीं बता रही। अब फौज की जो स्टेटमेंट है आपके सामने है, बोरिंग सी स्टेटमेंट है कि दोनों मिले, मीटिंग में म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें डिस्कस हुई, डिफेंस कोऑपरेशन डिस्कस हुआ, एनहांसिंग बायलैटरल रिलेशंस एंड ऑल, फील्ड डिस्कस हुआ, डिग्निटरी एक्नॉलेज अप्रिशिएटेड पाकिस्तान सक्सेसेस, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। कुछ नहीं बोला जी इन्होंने, कुछ नहीं। इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट। बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट अपनी, हम जर्नलिस्ट अपनी जुबान में कहते हैं कि वही एक पहले एक बॉयलर प्लेट बनी होती है, एक मतलब पैराग्राफ आपने लिखा होता है, वो सालों से उसी को आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मार के आप अगली स्टेटमेंट में भी मार देते हैं। मगर हम आपका वक्त नहीं वेस्ट करना चाह रहे। आईएसपीआर का शायद मूड हो आपका वक्त वेस्ट करने का, दैट्स नॉट व्हाट वी डू। तो पहले तो हम आपको आज अगले 2-4 मिनटों में बताते हैं कि ये क्यों मिले, ये किस सूरत हाल में मिले, और इनकी बातें आने से पहले जनरल साहब जो हमारे जनरल कुरेला हैं, उनको पाकिस्तान के बारे में किसने क्या ब्रीफिंग दी और उन्होंने आगे आके क्या मैसेजिंग की। तो पहले जो बड़ा सवाल है कि ये बिग डील है या नहीं बिग डील। ये कुछ लोग कह रहे हैं यस और कुछ लोग कह रहे हैं नो। मैं कह रहा हूं यस, ये थोड़ी सी बिग डील है, क्योंकि हाल ही में, मतलब पिछले हफ्ते के अंदर, सेंटकॉम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव की है। ये जो हम लोग जो फौजी इदारों को देखते हैं स्पेसिफिकली, रिसेंटली 20 जुलाई को जी अमरीकियों ने अनाउंस किया है कि ये इस खिते में, मतलब जो हमारा खिता है, इसमें और फौजी और मशीन्स और वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय करने हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है जिससे बड़ा क्लियर है कि ये पूरी जो मूव है ये किसके लिए है। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको।
ईरान की जानिब से तिजारती बहरी जहाजों पर कब्जे की हालिया कोशिशों के जवाब में अमेरिका के वजीर दिफा ने सेंट्रल कमांड के खिते में F-35 और दीगर और वेपन्स, जहाज, F-16 डिस्ट्रॉयर्स वगैरह वो किए हैं, ईरान का नाम लिया है। और फिर आखिर में ये लिखा है कि गुज़श्ता 2 सालों में ईरान ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के खिते में तकरीबन 20 बैनुल अक़वामी परचम वाले तिजारती जहाजों को कब्जे में लिया है। अब ये सब जो है, ये जो हो रहा है, अमेरिकी इधर और वेपन हमारे खिते में ला रहे हैं ईरान के लिए, ये तो उन्होंने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है। ये शायद उन्होंने इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि 2-4 दिन में उन्होंने आके एक ऐसे बंदे से मिलना था जो हाल ही में ईरान में था। यस, जनरल आसिम मुनीर हाल ही में ईरान में थे, और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि वो पिछले हफ्ते ईरान में उन्होंने 2 दिन स्पेंड किए हैं, रहे हैं, सबसे ईरान के टॉप कमांडर से मिले हैं, ईरान के टॉप लीडर से मिले हैं, और अब अमेरिका के टॉप कमांडर से मिल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या आसिम मुनीर साहब अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं? क्या वो कोई अमन मुआहिदा करवाने चाह रहे हैं? क्या वो एक पीस मेकर का रोल अदा करेंगे? अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसमें क्या वो कोई मैसेंजर का रोल अदा करेंगे? देखें, इन दोनों की जनरल कुरिला की और जनरल आसिम मुनीर की पहले भी मीटिंग्स हुई हैं। 29 नवंबर के 2 दिन बाद, पहले 1 दिसंबर को, मतलब 29 नवंबर याद होगा आपको, वो दिन था जब ये तैनात हुए थे जनरल आसिम मुनीर। उसके 2 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दोनों की। कम होता है कि 48 घंटे के अंदर एक नया बंदा जनरल बना है और अमेरिका का टॉप कमांडर उसके साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। ये बहुत बिग डील थी ये खबर। कम लोगों ने खबर नोटिस की, मगर हमारा ये काम है हम ये नोटिस करें। फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुरिला साहब पाकिस्तान आ गए, और 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन इधर जनरल आसिम मुनीर के साथ सैर करते रहे, दौरा करते रहे बॉर्डर के उन एरियाज का जो अफगानिस्तान के साथ जो लगते हैं। इंडियन बॉर्डर का दौरा नहीं किया, इंडिया उनके कमांड के नीचे नहीं आता। तो मेरे लिए ये बिग डील डेफिनेटली है, क्योंकि पिछले दिनों में आसिम मुनीर उधर गए, पिछले दिनों में अमेरिका ने अनाउंस किया हम ईरान के लिए वेपन्स और डिप्लॉय कर रहे हैं, और फिर आसिम मुनीर और इससे पहले जो बाकी पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं, उनकी एक आदत है कि ये मैसेजिंग भी, मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल भी अदा करते आ रहे हैं। मगर ये कुछ और लोगों से जब बात की हमने वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिग डील नहीं है, ये रूटीन मैटर है। जनरल कुरेला पूरे खित्ते में घूमते रहते हैं, और पाकिस्तान अमरीकियों के रडार पे नहीं है, और शॉर्ट नोटिस पे आ सकते हैं। मगर जब मैंने ये पूछा कि अगर अच्छा शॉर्ट नोटिस पे आ तो गए, मगर ये दोनों एक हिज़्ब मामूल के गैर मुताबिक ये दोनों यूनिफॉर्म में नहीं थे, ये दोनों अपने सिविलियन कपड़ों में थे, दोनों ने बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट्स जैकेट्स, ब्लेजर्स पहने हुए थे। ये क्या हुआ है? तो इस पे जो मुझे समझ आई है, जो टी लीव्स को रीड जो हम कहते हैं, जो हमने किया है, वो ये है कि भाई संडे था, संडे को ये लोग मिले थे, और क्योंकि संडे को मिले थे, संडे GHQ जो है में मिलना मतलब जरूरी नहीं है। तो ये प्रोबेबली आर्मी हाउस जो रिहाइश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उस पे ये आए हैं, खाना शाना हुआ है, ये बैठे हैं, और उधर ये पहले दिन आए हैं, मिले हैं। तो इसलिए ये अपने सिविलियन क्लोज में थोड़ा सा एक इनफॉर्मेलिटी दिखाई है दोनों फौजियों ने, कि वो सिविलियन क्लोज में बैठे हैं। ये फौजी जो प्रोटोकॉल है उसके गैर मुताबिक रहा है, मगर शायद पाकिस्तानी फौज ने इसका एडवांटेज लिया है कि इन दोनों की जो कुर्बत है, जो अब हमें समझ आने लग गई है कि कुछ पिछले दिनों में ये आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है। तो ये जो वीकेंड ऑप्टिक्स दिखाने की जो इन्होंने तकलीफ की है ISPR ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मगर ये छोड़ें कि किसने बुशर्ट पहनी है, किसने बनियान पहनी, उसे आप छोड़ दें। इन्होंने बात क्या की? सवाल तो ये है ना कि वो आके किसी के घर आके उन्होंने रोटी शोटी तो नहीं खाने आए थे जनरल साहब, तो उन्होंने बात क्या की? अब चक्कर ये है कि एक तो पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से बेसिस से अफगान तालिबान ने जो बेसिस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सेफ हेवन्स जो पाकिस्तानी तालिबान को और पाकिस्तान के जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं उन्हें दी हुई है, उसके बेसिस, वो जो बेसिस हैं उस पर अब रिसेंटली ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, या मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस जिन्हें मैं कहता हूं, खुद चीफ भी बोल पड़े हैं, ईरान भी बोल पड़ा है उस पर। जब चीफ ईरान गए तो ईरान से भी इन्होंने स्टेटमेंट निकलवा ली
कि ये जो चल रहा है मामला, ये मामला सही नहीं है, जो अफगानिस्तान से जो सपोर्ट आ रही है। तो मगर पाकिस्तान के पास कोई क्लियर डायरेक्ट एक्शन का कोई पाकिस्तान ने कोई सीन नहीं अभी तक किया। सो जो बात हो रही है, एनालिसिस चल रहा है वॉशिंगटन में, वो यही है कि शायद जो जनरल कुरेला को कहा गया है जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, वो ये कहा गया है कि हमें कुछ मेजर्ड हमें हमने मेजर्ड रेड्स करने हैं। हमारा मूड है जैसे हमने पिछली गर्मियों में F-16 भेजे थे, मगर वो जो थे ज्यादा वो कामयाब नहीं हुए थे, उसमें बहुत सिविलियन लॉसेस भी हो गए थे। तो हम आपकी मदद चाह रहे हैं, जिसे इंटेलिजेंस बेस पे, जिसे ISR कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्वे एंड रिकॉनेसेंस अपनी फौजी अपनी जुबान में, कि हम आपकी इंटेलिजेंस, जो आपकी आंखें हैं, जो आपके कान हैं, जो आपकी सैटेलाइटें हैं, जो आपके जासूस हैं, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन जो आपकी होती है, उस पे आप थोड़ी सी हमारी मदद करें ताकि हम टारगेट कर सकें। मगर ये बातें तो मैं कह रहा हूं ना, हमसे बेहतर, हमसे ज्यादा लर्नेड बहुत लोग बैठे हैं। वॉशिंगटन में शुजा नवाज साहब बैठे हैं, शायद दुनिया में सबसे मोतबर पाकिस्तान फौज के एनालिस्ट हैं, 2 किताबों के ऑथर हैं, मेरे एस्टीम्ड उस्ताद हैं। उनसे मैंने जब राब्ता किया और उनकी राय ली कि वो कैसे देखते हैं कि ये आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है जनरल कुरेला से, ये क्या बात हुई है, इस पे शुजा नवाज साहब ने छोटा सा मुझे एक मैसेज भेजा। We should assume, given past history, that overflights as well as ISR activity by CENTCOM and the US continues over Pakistan into Afghanistan. And so this probably was a topic of discussion between the army chief and General Kurilla. So that is Shuja Nawaz's perspective from Washington DC. मगर ऑन द ग्राउंड चलते हैं। ऑन द ग्राउंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उधर ही बैठा है जिधर पाकिस्तान दहाइयों से बैठा है। अफगानिस्तान के लिए कोई क्लियर एक्शन की रोड नहीं है। एक तरफ आप अमरीकियों की मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आपने खुद नहीं डिसाइड किया कि ये आपके भाई हैं या आपके दुश्मन हैं या कुछ और हैं। आपकी खुद जो इस्लामी एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है, उसके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है? एक तरफ आप चीनियों से मिला रहे हैं, एक तरफ आप उन्हें सीपैक की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप और आपके लोग उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई ये जो तालिबानों के साथ, जो पाकिस्तानी तालिबान जो तुम्हारे कजन हैं, और ये जो बलोच जो अब इंसर्जेंट्स आ गए हैं जिनको तुम पनाह दे रहे हो, इनको कंट्रोल करो। और खाली पनाह नहीं दे रहे, वेपन्स भी बेच रहे हैं इन्हें। ISI में है, ISI में तालिबान, प्रो तालिबान लॉबी बहुत तगड़ी है। और अमेरिकन को पता है कि आपका ये जो दोगलापन है, कि आप खुद नहीं डिसाइड करते कि ये इनके साथ करना क्या है, क्योंकि दाढ़ी खाली इनके इस पे नहीं है, दाढ़ी आपके पेट में भी है। तो यू हैव टू फिगर आउट वे यू हैव टू गो। सो वेरी इंपॉर्टेंटली हाउएवर, इस मुद्दे पे आखिरी बात, वॉशिंगटन से कुछ और खबरें कि जनरल कुरेला को ब्रीफिंग मिली हुई है पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उस पे, और फुली ब्रीफ्ड हैं। और इसी पे प्रॉबेबली इनकी अब आर्मी चीफ से भी बातचीत हुई है। मगर ऑब्वियसली ये चीजें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, मतलब जो अमरीकी वजारत दिफा है, उसका ये नहीं काम कि पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स में जो मसले मसाइल हैं उस पर बात करें। ये वजारत खारजा, मतलब जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसका काम है। इस मामले में जो रिसेंटली हमने देखा है, कुछ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। वो भी शायद, अगर आपने लोगों को ऐसे ही उठाते रहे, ऐसी इलेक्शन डिले करते रहे, ऐसी फेक केसेस लोगों के ऊपर करते रहे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता नोटिस होने लग गया है स्टेट डिपार्टमेंट में भी, जो PTI या इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी अमेरिकन जो अपने कांग्रेसमैन से फोर्स कर करके लेटरबाजी करवा रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट पे भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आने लग गया है कि अब कुछ मैसेजिंग पाकिस्तान को करे। तो ये अब सब बातें तो हम नहीं बता सकते आपको कि जनरल कुरेला ने डिस्कस की या नहीं की, मगर एक चीज हम आपको बता सकते हैं कि जनरल कुरेला को स्टेट डिपार्टमेंट ने डेफिनेटली ब्रीफिंग दी हुई है। जब अमेरिकी जनरल पाकिस्तान आए हैं, अपना कोट पहन के उन्होंने जनरल साहब के साथ बैठे हैं, हमारे जनरल साहब के साथ, तो उन्होंने खाली, आई कैन अश्योर यू कि खाली इन्होंने अफगान तालिबान पे और चपली कबाब पे बातें नहीं की। ओवरऑल इन्होंने इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिक्स की बातें हैं वो भी की हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलपिंग स्टोरी है, बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी इज नॉट वेरी इस्लामिक। इसका जो सेक्स स्कैंडल है, इसकी डिटेल्स आपने इधर उधर से सुनी होंगी, मगर इसका मोटा मोटा मेरी तरफ से आज
बिग पिक्चर ये है कि ये जो ड्रग एपिडेमिक पाकिस्तान में काफी सालों से चल रहा है, we've been hearing about ice labs, we've been hearing about meth labs, ये ऑब्वियसली हमारे कैंपसेस पे, दुनिया के किसी भी कैंपस पे हमेशा सबसे पहले ड्रग्स और बूज वगैरह ये चीजें पहले हमेशा कैंपस पे पहुंचती हैं, लोग नौजवान होते हैं, एक ओपन कल्चर होता है। मगर व्हाट्स डिस्टर्बिंग इज कि जो फाइंडिंग्स अब नजर आ रही हैं उसमें फैकल्टी इन्वॉल्व है, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। शायद इसमें दर्जनों खवातीन हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टाफ हैं जो इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर कुछ तज्जिया करना कबल वक्त है, मगर एक चीज मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, खुद मेरे एक्सपीरियंस से, खुद मैंने जो सुना है, देखा है, मैंने जब पाकिस्तान में लास्ट काम कर रहा था, लम्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इंटर्न्स थे, दे यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज अबाउट हाउ रैम्पेंट द ड्रग कल्चर इज on Pakistani campuses. It's very sad, it's disturbing कि ये चीज अब इसमें officials भी involved हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया है, ये ही सेड शी सेड पे मामला चला गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने वही किया है जो हर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी करती है कि एक कमेटी बना दी है, ये कमेटी अब नापेगी तालेगी, ये कमेटी अब नापेगी और तोलेगी कि आगे क्या हो रहा है। बट आई होप दैट जस्टिस प्रिवेल्स। बट फाइनली इस वीकेंड ओपेनहाइमर जो अमेरिकी तारीख की एक टॉप परफॉर्मिंग फिल्म रही है, ओपेनहाइमर जो है वो रिलीज हुई है। पाकिस्तान में और इंडिया में ये जो फिल्म है ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेट, इसने डिबेट को एज यूजुअल कर दिया है। हम सीधे तरीके से फिल्म देख नहीं सकते, हमेशा कोई हमें मसला होता है। ओपेनहाइमर कौन थे जनाब? ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ये जो एटम बम है जिसके ऊपर हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी आजकल बैठी हुई है, एटम बम के ये बानी थे कि आप कह सकते हैं ही वाज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। ये जो जापान के ऊपर अमेरिका ने एक बार नहीं 2 बार इस्तेमाल किया था दूसरी जंग अजीम को खत्म करने के लिए, ये इन्होंने इजाद किया था। ये इस बंदे की कहानी है। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते थे, बहुत बड़े थियरिस्ट थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। बहुत जबरदस्त फिल्म है, बड़ी लंबी फिल्म है। मैंने वो इतना कोक का इतना बड़ा ग्लास और इतना बड़ा वो पॉपकॉर्न का डब्बा खत्म कर दिया देखते देखते। मुझे तो बहुत मजा आया, मगर जब मैं निकला और मैंने देखा कि बाकी दुनिया में कैसे फिल्म चल रही है तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग लगा। खुद पाकिस्तान में ये चीज कॉम्प्लिकेट हो गई है। मेरे पुराने दोस्त शहजाद रॉय ने इस पे ट्वीट किया, तस्वीर लगाई। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के वाहिद जो साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला है, वो और ओपेनहाइमर की तस्वीर चली, की वीडियोस चली। ये एक सैड मोमेंट थी कि अमेरिका जैसी जगह में अपने साइंटिस्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, उसको इन्होंने अवार्ड भी दिया था, मगर हमारा साइंटिस्ट जो उसके साइंटिस्ट के टक्कर का है, का मिला है, किसे मिल रहा है, और बल्कि उनका साइंटिस्ट हमारे साइंटिस्ट को होस्ट कर रहा है, ये तस्वीरें चल रही थी। हम आज उस बंदे को एक्नॉलेज नहीं करते, उसको पाकिस्तानी नहीं समझते। दिस वाज वेरी सैड। ये पाकिस्तान में ट्विटर पे ये डिबेट छिड़ी, मगर इंडिया में और भी कंट्रोवर्शियल तरीके से ये डिबेट छिड़ी, क्योंकि हिंदुस्तान आजकल एक राइट विंग रिलीजियस बेंट पे है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा कर दिया है। तो ये इस फिल्म में एक सीन है जिसमें वो एक दोशीजा के साथ हैं, डॉक्टर ओपेनहाइमर, एंड इट्स अ सेक्स सीन एंड दे मेकिंग लव। और वो क्योंकि बहुत सारी जुबानें पढ़ सकते थे, तो उनकी जो दोशीजा हैं ड्यूरिंग द एक्ट, वो कहती हैं कि आप फला जुबान में वो किताब पढ़ें। वो किताब कौन सी होती है? भगवत गीता होती है। तो ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल एक्ट वो उनको कहती है कि आप पढ़ते रहें। तो वो संस्कृत में ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैं इतनी बड़ी स्क्रीन पे 2 लोगों को देख रहा था कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली एक लव सीन को, एक सेक्स सीन को इंटेलेक्चुअलाइज किया डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने, जो मेरे फेवरेट कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो बंदा हफ्तों में जुबान सीख सकता था, हफ्तों में वो बंदा नई जुबान सीख सकता था, इतना जीनियस वो आदमी था। मगर जो पैसेज है वो भी काफी डीप है भगवत गीता का कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, क्योंकि अल्टीमेटली ओपेनहाइमर का सबसे बड़ा मसला ये था, जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिबेट में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, कि दुनिया को बचाने की बजाय शायद ये वेपन्स दुनिया को खत्म कर दें। तो भगवत गीता
का वो पैराग्राफ जिसमें आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स वो संस्कृत में कहते हैं, यस वो दोशीजा के साथ थे, और यस जो दोशीजा हैं वो शी वाज, यू नो, दे वर बोथ हैविंग फन। इस बात पे इंडिया में बहुत बड़ी डिबेट हो गई है। इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो बोल पड़े हैं कि आपने हमारी संस्कृत की और हमारी भगवत गीता की बेहुरमती की है। I don't see the point. I think it was a great scene. I think it was a great movie, and I think everybody in India, especially those people who have their pants in a twist, should take it easy. इसी के साथ ही एक आखिरी चीज आज के लिए कि ये जो ओपनहाइमर और न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब पे ये जो डिबेट चल रही है, ये डिबेट हम पहले पाकिस्तान दहाइयों आगे है। इन्होंने तो अभी न्यूक्लियर बम के बानी पे फिल्म बनाई है। हमने 25-30 साल पहले जो फिल्म बनाई थी न्यूक्लियर बम पे, उसका कोई सानी नहीं है। हसीना एटम बम, मुसर्रत शाहीन की मशहूर फिल्म अभी भी हम सबको याद है, सालों चली थी थिएटर में, जबरदस्त फिल्म थी, जरूर देखें। और वो जब आप देखेंगे तो आपको ओपनहाइमर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये इंडियन की कंट्रोवर्सी और ये अब्दुल सलाम और ये बाकी साहब आप भूल जाएंगे जब आप हसीना एटम बम भेजें। ये फॉरवर्ड मुझे किया गया मेरे दोस्त फारूक भगानी फ्रॉम ह्यूस्टन। थैंक्स फारूक फॉर लेटिंग मी नो कि मैं भूल गया था बाकी कि हसीना एटम बम इस फिल्म से 1000 दर्जे बेहतर है। एंड मे लॉन्ग लिव लॉलीवुड। इसी के साथ ही ये मेरा नया फॉर्मेट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, गिव मी फीडबैक, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर लंबा हो गया, छोटा हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, जरूर मुझे दें। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नया हफ्ता है, नया एक समर अब खत्म तो नहीं हुआ, साल के आधे उस पर अब मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो 6-7 महीने रह गए, आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग सम न्यू प्रोग्रामिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। मुझे इजाजत दें, आई विल टॉक टू यू सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।